कार्तिक तलाक नहीं चाहता था, मगर रिया ने मेल मिलाप से इनकार कर दिया। वही व्यवसायिक जीवन में संपर्क में आए राज को रिया ने अपना जिस्म सौंप दिया। राज ने प्रपोज किया तो रिया अंगूठी ले आई, लेकिन वो राज की उंगली की शोभा ना बन सकी। एक बार अपने फैसले पर दोबारा विचार कर लें। पति पत्नी में झगड़ा होता ही रहता है, तलाक ही समस्या का समाधान नहीं होता। आपकी एक बच्ची भी है, उसके भविष्य का भी सवाल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने चैम्बर में सामने बैठे कार्तिक और उसकी पत्नी रिया को समझाने की गरज से औपचारिक तौर पर कहा। ये औपचारिकता हर जज तलाक की डिग्री देने से पहले पूरी करता है। कार्तिक ने आशापूर्ण नजरों से रिया की तरफ देखा, मगर रिया ने दृढ़तापूर्वक इनकार करते हुए कहा, जी नहीं, मेल मिलाप की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अदालत से बाहर आकर पति पत्नी अपने अपने रास्ते पर चल दिए। उसकी पत्नी इतनी निष्ठुर हो जाएगी, कार्तिक ने सोचा भी नहीं था। मामूली खटपट तो आरंभ से थी, मगर विवाद तब बढ़ा जब रिया ने आयात निर्यात की कंपनी बनाई। वो एक फैशन डिजाइनर थी, कई फर्मों में नौकरी करती आई थी। बाद में 3 साल पहले उसने जमा पूंजी का इंतजाम कर अपनी फर्म बनाई थी। कार्तिक सरकारी नौकरी में था, अच्छे पद पर था, इसीलिए वेतन भी काफ़ी अच्छा था। शुरू में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने पत्नी को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। धीरे धीरे हालात सुधरते गए। सरकारी मुलाजिमों का वेतन काफ़ी बढ़ गया था। रिया काफ़ी सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व की स्त्री थी। उसकी तुलना में कार्तिक सामान्य व्यक्तित्व और थोड़ा सांवले रंग रूप का था। सरकारी नौकरी का आकर्षण ही था जो रिया के माता पिता ने कार्तिक से बेटी का रिश्ता किया था। रिया को अपना पति पसंद नहीं था तो नापसंद भी नहीं था। जैसे तैसे जिंदगी गुजारने की मानसिकता से दोनों निभा रहे थे। रिया के अपने अरमान थे, उमंगें थी, महत्वाकांक्षाएं थी। फैशन डिजाइनर की नौकरी से उसको काफ़ी कुछ उमंगें पूरी करने का मौका तो मिला था, मगर फिर भी उसका मन हमेशा खाली खाली सा रहता था। कार्तिक अपनी पत्नी के सुंदर व्यक्तित्व से दबता था, इसीलिए वो उसको उत्पीड़ित करने में आनंद पाता था। कई बार रिया घर देर से लौटती थी, उसका चाल चलन चरित्र सब बेबाक था, इसीलिए उसको अपने पति द्वारा कटाक्ष करना, शक करना अखरता था। बाद में जब रिया ने अपनी आयात निर्यात की फर्म बना ली और अच्छी आमदनी होने लगी, तो कार्तिक खुद को काफ़ी हीन समझने लगा। उसकी खींच बढ़ गई थी। रोज रोज क्लेश और झगड़े की परिणति तलाक में हुई। दोनों की एक बच्ची थी जो 12 साल की थी और कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। बच्ची की सिरपरस्ती भी रिया को हासिल हुई। तलाक का फैसला होने के बाद रिया अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी स्टेनो अनुपमा ने उसका अभिवादन किया। लगभग 22-23 साल की अनुपमा पूरी चमक धमक के साथ अपनी सीट पर मौजूद थी। स्टेनो ने लगभग 20 साल बड़ी उसकी मैडम यानी मालकिन रिया भी अपने व्यवसाय और चलन के हिसाब से ही बनी ठनी रहती थी। वो अपनी फिगर का ध्यान रखती थी। उसका पहनावा भी अवसर के अनुरूप होता था। रिया को स्टेनो अनुपमा ने मोबाइल से ऑफिस में बैठे विजिटर के बारे में बता दिया था। उसने स्वागत कक्ष में बैठे आगंतुकों की तरफ देखा। कई चेहरे परिचित थे तो कुछ नए भी। सभी का मुस्कुराकर मुंह का अभिवादन करती वो अपने कक्ष में चली गई। मिलने वालों में कुछ वस्त्र निर्माता थे तो कुछ अन्य सामान के सप्लायर। एक एक कर सभी निपट गए।
अंत में एक सुंदर लंबे कद के नौजवान ने अंदर कदम रखा। उसका विजिटिंग कार्ड लेकर रिया ने उसको बैठने का इशारा किया। राज बत्रा MBA, आयात निर्यात प्रतिनिधि। साथ में उसका पता और मोबाइल नंबर दर्ज था। मिस्टर राज, आप एक्सपोर्ट एजेंट हैं? जी हाँ। कितने समय से आप इस लाइन में हैं? 2 साल से। आपके काम का एरिया कौन सा है? सिंगापुर और अमेरिका। क्या आपके पास कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है? बहुत से हैं, कहने के साथ राज बत्रा ने अपना ब्रीफकेस खोला और सिले सिलाए वस्त्रों के नमूने निकालकर मेज पर फैला दिए। साथ ही उसकी डिटेल्स भी समझाने लगा। कुछ परिधान जनाना, कुछ मर्दाना और कुछ बच्चों के थे। इन सब की प्रोसेसिंग में तो समय लगेगा। रिया ने सभी ऑर्डरों के वितरण समझाने के बाद कहा, कोई बात नहीं, हमारे ग्राहक इंतजार कर सकते हैं। क्या कमीशन लेते हैं आप? 5%। बहुत ज़्यादा है, हम तो 3% तक ही देते हैं। मैडम, मेरा काम स्थायी और कम समय में लगातार ऑर्डर लाने का है। दूसरे एजेंटों के मुकाबले में मेरा काम बहुत तेज है। राज बत्रा के स्वर में आत्मविश्वास था, जिससे रिया बहुत प्रभावित हुई। ठीक है मिस्टर राज, फिलहाल हम प्रोसेसिंग के बेस पर आपके साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेते हैं। काम का भुगतान होने के बाद आपको 5% कमीशन दे देंगे। ठीक है मैडम, क्या आप रसीद या लिखित में कोई करार करना चाहते हैं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। कहता हुआ राज बत्रा उठ खड़ा हुआ, अपना ब्रीफकेस बंद किया और बेस्ट ऑफ लक कहता हुआ चला गया। रिया उसके व्यक्तित्व और बेबाक स्वभाव से प्रभावित हुई। थोड़े दिनों में राज बत्रा के निर्यात आदेशों में अधिकांश सिरे चढ़ गए। रिया की कंपनी को पहली बार ढेर सारा काम मिला था। राज ने भी भारी कमीशन कमाया। फिर कामयाबी का सिलसिला चल पड़ा। राज बत्रा नियमित ऑर्डर आने लगा। बाहर जाने, विदेशी ग्राहकों से मिलने, बात करने, डील फाइनल करने आदि कामों के सिलसिले में रिया राज के साथ जाने लगी। नियमित मिलने जुलने से दोनों करीब आने लगे। राज बत्रा इस बात से काफ़ी प्रभावित था कि रिया एक किशोर वय की बेटी की माँ होने के बाद भी काफ़ी जवान नजर आती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों में सभी दूरियां मिट गईं। अपने प्रौढ़ावस्था के पुराने ख्यालों के प्रति तुलना में राज बत्रा स्वाभाविक रूप से ताज़ा दम और जोशीला था। एक रोज सहवास के दौरान राज बत्रा ने कहा, मुझसे शादी करोगी? इस सवाल पर रिया सोच में पड़ गई। राज उससे काफ़ी छोटा था। उसको हम उम्र या छोटी उम्र की लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी। अपने से उम्र में इतनी बड़ी महिला से वो क्या पाएगा? क्या सोचने लगी? रिया को बाहु पास में कसते हुए राज ने कहा, कुछ नहीं, जरा तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तलाकशुदा हूँ, एक किशोर लड़की की माँ हूँ। तुम्हें तुम्हारी उम्र की लड़की आसानी से मिल जाएगी। मैंने सब सोच लिया है, फिर भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहती हूँ। इसके बाद राज और रिया काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए। दोनों में व्यावसायिक संबंध काफ़ी मजबूत हो गए। राज अन्य फर्मों को निर्यात के ऑर्डर देने से कतरने लगा। उसकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम रिया की कंपनी को मिले। रिया भी उसे पूरा काम देने लगी। उसने अपने दफ्तर में राज के बैठने के लिए एक कैबिन बनवा दिया, जो उसके कैबिन से सटा हुआ था। धीरे धीरे अनेक ग्राहकों को, जो पहले रिया के ग्राहक थे, राज अपने कैबिन में बुलाकर हैंडल करने लगा। ऑफिस स्टाफ को भी राज अधिकार के साथ आदेश देने लगा। मालकिनिया मैडम का खास होने के कारण सभी कर्मचारी ना चाहते हुए भी उसका आदेश मानने लगे।
अभी तक राज रिया के हर ऑर्डर पर कमीशन लेता था। रिया ने उसको कभी अपने व्यापार का हिसाब किताब नहीं दिखाया था, मगर वो कभी कंप्यूटर से और कभी लेजर बुक से भी व्यापार के हिसाब किताब पर नज़र रखने लगा। अभी तक राज फर्म का प्रतिनिधि और एजेंट ही था। उसको किसी सौदे या डील को फाइनल करने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने के लिए या तो वो फर्म का पार्टनर बनता या फिर उसके पास रिया का दिया अधिकार पत्र होता, मगर एकदम से उसको ये सब हासिल नहीं हो सकता था। जो भी था आखिर वो एक एजेंट भर था, जबकि रिया फर्म की मालकिन थी। वो एकदम से रिया से पावर ऑफ अटॉर्नी देने को या पार्टनर बनाने को नहीं कह सकता था। इसीलिए वो अब फिर से रिया से विवाह के लिए कहने लगा था। शादी किए बिना भी हम इतने करीब हैं, फिर शादी की औपचारिकता की क्या ज़रूरत है? रिया ने हंसकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी होम मिनिस्टर कहलाएं। आप जैसी इतनी कामयाब और हसीन खातून का खादिम बनना समाज में बड़ी इज्जत की बात है। राज ने सिर नवाकर कहा। इस पर रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिर कोई स्त्री अपने रूप की प्रशंसा सुनकर खुशी होती है। उस शाम राज उसे एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहीं एक ज्वेलरी शोरूम से हीरे जड़ित एक ब्रेसलेट लेकर भेंट किया तो रिया और भी अधिक खुश हो गई। इन 3 दिनों के बीच में किसी विदेशी फर्म को एक सौदे के लिए भारत आना था, जिसे अभी तक रिया खुद ही हैंडल करती आई थी। राज भी इस फर्म के प्रतिनिधि के रूप में रिया के साथ उस फर्म के प्रतिनिधि से मिलना चाहता था। इस बार का सौदा काफ़ी बड़ा था। दोपहर को रिया के दफ्तर में मिस रोज, जो एक अंग्रेज महिला थी, उन्होंने रिया और राज से बातचीत की। सौदा सफल रहा। राज ने भी अपनी बातों का भरपूर उपयोग किया। मिस रोज भी राज के व्यक्तित्व से खासी प्रभावित हुई। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। रिया कंपनी की मालकिन थी, अतः साइन उसी को करने थे। राज खामोशी से सब देखता रहा था। मिस रोज विदा होने लगी तो रिया ने उसको सौदा फाइनल होने की खुशी में रात के खाने पर एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया। मिस रोज ने खुशी खुशी आना स्वीकार किया। उस शाम रिया ने ऑफिस जल्दी बंद कर दिया। फ्लैट पर नहाकर अपनी ब्यूटिशियन के यहाँ गई। नए अंदाज में मेकअप करवाने के बाद अब रिया और भी दिलकश लग रही थी। ब्यूटी पार्लर से निकलकर रिया अपने लवर के पास गई। आज राज को उसे अपना पक्का फैसला सुनाना था। ज्वेलर्स के यहाँ से राज को देने के लिए उसने एक महंगी हीरे जड़ित अंगूठी खरीदी। मिस रोज ठीक समय पर आ गई। वो नए स्टाइल के स्कर्ट और टॉप में थी। उसने हाई हील के महंगे सैंडल पहने थे। गहरे रंग के स्कर्ट व टॉप उसके बेहद दूधिया सफ़ेद रंग पर काफ़ी फब रहा था। आज बत्रा भी गहरे रंग के नए फैशन के इवनिंग सूट में था। अपने गोरे रंग और लंबे कद के कारण वो शहजादा गुलफाम लग रहा था। तीनों ने हाथ मिलाए, फिर पहले से बुक की गई मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। वेटर चांदी के ग्लासों में ठंडा पानी सर्व कर गया। थोड़ी देर बाद वही वेटर उनके पास आया और सिर नवाकर खड़ा हो गया। तो रिया ने ड्रिंक लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर सर्व कर गया। सभी अपना अपना ड्रिंक पीने लगे। तभी हॉल की बत्तियां बुझ गई। डाइस पर धीमा धीमा संगीत बजने लगा। हॉल में एक तरफ डांसिंग फ्लोर था। कुछ जोड़े उठकर डांसिंग फ्लोर पर चले गए। वहाँ का माहौल बहुत रोमानी था। राज ने अपना ग्लास खत्म किया और उठ खड़ा हुआ। सिर नवाता हुआ मिस रोज की तरफ देखता हुआ बोला, लेट अस हैव अ राउंड। मिस रोज मुस्कुराई। उसने अपना ग्लास खत्म किया
और उठकर अपना बायां हाथ राज के हाथ में थमा दिया। उसकी पीठ पर अपनी बाह फिसला राज उसे डांसिंग फ्लोर की तरफ ले गया। दोनों साथ साथ थिरकने लगे। रिया ईर्ष्यालु नहीं थी, उसने कभी ईर्ष्या नहीं की थी, मुकाबला नहीं किया था, मगर आज जाने क्यों ईर्ष्या से भर उठी थी। हालांकि वो जानती थी आयात निर्यात के धंधे में विदेशी ग्राहकों को एंटरटेन करना व्यवसाय सुलभ था। कोई अनोखी बात न थी, मगर आज वो एक खास मकसद से राज के पास आई थी। इस खास अवसर पर उसका किसी अन्य के साथ जाना, चाहे वो ग्राहक ही क्यों ना हो, उसे सहन नहीं हो रहा था। पहला राउंड खत्म हुआ। राज बत्रा चहकता हुआ मिस रोज को बाहों में पिरोए वापस आया। मिस रोज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रिया जी, आपके साथी बत्रा बहुत मंझे हुए डांसर हैं। मेरी तो कमर टूट रही है। मिस रोज, ये डांसर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, रिया ने हंसते हुए कहा। बहुत कुछ का क्या मतलब है? ये मिस्टर बत्रा धीरे धीरे समझा देंगे। डांस का दूसरा दौर शुरू हुआ। राज उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ मिस रोज की तरफ बढ़ाया। आई एम सॉरी मिस्टर बत्रा, मैं थक रही हूँ, आप अपनी पार्टनर को ले जाएं। मिस रोजी ने अर्थपूर्ण नज़रों से रिया की तरफ देखते हुए कहा। इस पर राज बत्रा ने अपना हाथ रिया की तरफ बढ़ा दिया। रिया निर्विकार ढंग से उठी। राज बत्रा ने अपनी एक बाह उसकी कमर में पिरोई और उसे अपने साथ सहारा देकर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। रिया पहले भी राज के साथ डांसिंग फ्लोर पर आई थी, मगर आज उसको राज के बाहुपास में वैसी शिद्दत, वैसा जोश, उमंग नहीं महसूस हुआ जिसे वो हर डांस में महसूस करती थी। दोनों को लग रहा था मानो वे प्रोफेशनल डांसर हो जो औपचारिक तौर पर डांस कर रहे थे। राज बत्रा मुड़ मुड़ कर मिस रोज की तरफ देख रहा था। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। वो ना सौत सह सकती है और ना मुकाबला या तुलना। राज बत्रा अनजाने में ये सब कर उसे उत्पीड़ित कर रहा था। आज से पहले रिया ने कभी राज बत्रा के व्यवहार की समीक्षा नहीं की थी। उसने अपने दफ्तर और व्यापार में उसकी खामखा की दखल अंदाजी और अनावश्यक रौब जमाने की प्रवृत्ति को ये सोचकर सह लिया था कि वो उससे शादी करने वाली थी, मगर आज मात्र 1 घंटे में उसकी सोच बदल गई। उसके पूर्व पति ने अपनी हीन भावनावश उसको हमेशा सताया था, बेवजह शक किया था। राज बत्रा उसके पूर्व पति की तुलना में प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। वो भी कल को शादी के बाद उसे सता सकता था। एक बार पति का दर्जा पाने पर या पार्टनर बन जाने पर कंपनी का सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता था। आज मात्र एक नई उम्र की हसीना के रूबरू होने पर उसका ऐसा व्यवहार था। कल न जाने क्या होगा। राज बत्रा को भी मिस रोज, जो आयु में रिया से काफ़ी छोटी थी, ताजे और खिले गुलाब जैसी लगी थी। उसकी तुलना में रिया एक पके फल जैसी थी जिसमें मिठास पूरी थी, मगर ये मिठास ज़्यादा होने पर उबा देती थी। डांस का दूसरा दौर समाप्त हुआ। कई महीने से जो फैसला न हो पाया था, मात्र 45 मिनट के डांसिंग सेशन में हो गया था। नई मोमबत्तियां लग गई। खाना काफ़ी लजीज था। मिस रोज ने खाने की तारीफ के साथ आगे फिर मिलने की बात कहते हुए विदा ली। राज बत्रा उसे छोड़ने बाहर तक गया। रिया निर्विकार भाव से सब देख रही थी। मिस रोज को छोड़कर राज वापस आया तो बोला, रिया डार्लिंग, आज आपको अपना फैसला सुनाना था। क्या ज़रूरत है? लापरवाही से रिया ने कहा। आपने आज ही तो कहा था। राज बत्रा जैसे याद दिला रहा था।
हम दोनों में जो है वो शादी के बिना भी चल सकता है, मगर शादी फिर शादी होती है। देखिए मिस्टर राज, जब तक फासला होता है तभी तक हर चीज़ आकर्षक नज़र आती है। पहाड़ हमसे दूर है, हमें सुंदर लगते हैं, मगर जब हम उन पर जाते हैं तब हमें पत्थर नज़र आते हैं। आज मैं थोड़ी जवान हूँ, कल को प्रौढ़ वृद्धा हो जाऊंगी, मगर आप तब भी जवान होंगे। आप अभी से नई कली ढूंढ ले, मैं आपकी व्यापार में सहयोगी ही ठीक हूँ। राज बत्रा भौचक्का था। उसे ऐसे रोमानी माहौल में ऐसे विपरीत फैसले की उम्मीद न थी। वेटर को 500 रुपए का नोट टिप में के लिए थमा दिया। रिया सधे कदमों से वापस चली गई। रिंग सेरेमनी की अंगूठी बंद की बंद ही रह गई थी। डांस फ्लोर पर डांस का नया दौर आरंभ हो रहा था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।